गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? पढ़ाई मस्त चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास? ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। क्लासेज हमारी कंटिन्यूस चल ही रही हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में जैसे आपको पता है मैंने कूलाम्स लॉ के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और लास्ट की जो वीडियो थी 4th एंड 5th उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। उसके पहले कूलाम्स लॉ पूरा डिस्कस किया। स्टार्टिंग की 5 वीडियो में मैंने कूलाम्स लॉ डिस्कस किया, ठीक है। तो जैसे कि कूलाम्स लॉ आपको बताया था लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका है। हर तरह के मैंने उसमें न्यूमेरिकल्स करा दिए। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लास्ट वीडियो की लिंक वहाँ डली हुई है, या फिर उससे पहले की सारी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ठीक है ना। तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए और लास्ट वीडियो को देखिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। इज दैट क्लियर? तो नाउ वी हैव स्टार्टेड दैट न्यूमेरिकल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं, ठीक है ना, आज की वीडियो में। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ये डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब तक आपने कूलाम्स लॉ देखा कि दो चार्ज होते हैं, उनके बीच में रिपल्शन अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन, और पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन। और फोर्स की जो वैल्यू होती है वो भी मैंने कूलाम्स लॉ से डिफाइन की थी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द के? K is the electrostatic constant and the value of the K is 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। एंड द K is equal to 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity of any vacuum and the epsilon r this is term of relative permittivity और dielectric constant, एक ही बात है दोनों, ठीक है। उसके बाद epsilon r is equal to मैंने बताया था epsilon m अपॉन epsilon naught and f naught अपॉन fm, और कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, ठीक है। तो आप ये देखना जाके। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये समझना है, आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, ठीक है, जहाँ मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, वहाँ मैंने एक चार्ज की प्रॉपर्टी में एक चीज़ बताई थी आपको कि जो चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, ठीक है। ये सारी कहानी मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करता है, कहाँ तक करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन किस तरह से करेंगे, ये हम यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं चालू कर रहा हूँ, देखिए आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देखेंगे सबसे पहले हम। तो कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम देखते हैं? देखो बच्चों, समझो कि ये कोई अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से समझना इस चीज़ को, ठीक है ना। ये कोई अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से, मतलब इसका जनरेट किधर से हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों इसके दो रीजन होते हैं। तो फर्स्ट रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो हुआ है चार्ज के कारण। दिस इज द फर्स्ट रीजन, ठीक है ना। ये फर्स्ट रीजन है जो हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है, इस चैप्टर में इसको डिस्कस करना है कि चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रख लेना, जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, कंजर्वेटिव, ठीक है। ये हमेशा कंजर्वेटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तुम मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है ना, कि चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो वी कैन से इजीली कि दैट इज द कंजर्वेटिव, ठीक है। उसके बाद सेकंड भी है, लेकिन एक्चुअलिटी यहाँ काम आने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये हम डिस्कस करेंगे EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वहाँ पर ये टॉपिक काम आएगा। फिर भी बताना जरूरी है, एक बार देख लीजिए कि वेरियस मैग्नेटिक फील्ड, कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड अपना जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अपना किसी टाइम पर डिपेंडेंट हो, वी कैन से इजीली हियर टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड।
जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, वेरियस मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। दो रीजन है बच्चों केवल, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एंड द सेकंड वेरियस मैग्नेटिक फील्ड, या टाइम डिपेंडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे भी क्या होता है, जनरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, बट इज नॉन कंजर्वेटिव। ये ध्यान रख लेना, ये नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। ऊपर वाला कंजर्वेटिव है और नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब समझ रहे हो कि यदि कोई यहाँ पर एफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कहने का मतलब एफ एक्सटर्नल जो लग रहा है उस फोर्स का वर्क डन 0 हो तो इजीली हम मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि दिस इज द नॉन कंजर्वेटिव। इज दैट क्लियर? तो दो रीजन होते हैं बच्चों, ये हमें डिस्कस करना है EMI में, ठीक है। और इस टॉपिक में डिस्कस केवल क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार और देखिए कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण जनरेट हुआ, ये हमने सोच लिया, ठीक है। तो कोई चार्ज है, इसके कारण मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इस तरह से। बच्चों इतना सा ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट तक। जैसे मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू, कोई भी, देखो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है ना। डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, वो मैं डिफाइन करूंगा किस तरह से हम डायरेक्शन को देखते हैं। मतलब कहने का ये कि आप इन्फिनिटी तक चले जाओ तो इन्फिनिटी तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। चार्ज के कारण वो अपने चारों तरफ एक इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा होगा ना, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है कहाँ तक होता है, वो सारी कहानी देखी थी, सेम कहानी है उससे मिलती जुलती सी, ठीक है ना। कि जो चार्ज है वो अपने चारों तरफ इन्फिनिटी तक क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है, ठीक है ना। दैट इज द, मैं मान लेता हूं कि जो ये इलेक्ट्रिक, फिर भी हम चलो इसको मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मान लो ये प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ठीक है ना। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। अब एक टर्म और आएगी यहां पे, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना बच्चों, टेस्ट चार्ज, दैट इज क्यू नॉट। इसको डिनोट किससे करते हैं, क्यू नॉट से करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, समझना मेरी इस बात को ध्यान से, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ, कहने का मतलब टेस्ट चार्ज। हमेशा ध्यान रख लेना जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव मानते हैं इस चीज को, ठीक है। व्हाट इज द टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज का मतलब समझना, क्यू नॉट क्या है यहाँ पे, ये 1 यूनिट है, ठीक है ना। 1 यूनिट मतलब 1 कूलाम चार्ज है, ठीक है ना, 1, ठीक है। आ रही बात समझ में? टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा सा चार्ज है, दैट इज क्यू नॉट, डिफाइंड इज द क्यू नॉट। इसको डिफाइन किससे करते हैं, क्यू नॉट से करते हैं। जैसे 1 कूलाम, इस तरह से एक छोटा सा चार्ज है। तो जैसे ही आप क्यू नॉट को किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। रीजन क्यों? क्योंकि ये क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। नेगेटिव होता तो एट्रैक्शन का लगाता, ठीक है। तो जैसे ही इस क्यू नॉट पे फोर्स लगेगा F, ठीक है ना, ये क्यू नॉट क्या था, टेस्ट चार्ज था, और जितना फोर्स लगेगा, मैंने माना इस पे F फोर्स लग रहा है, तो जो वैल्यू होगी इस फोर्स की, जो वैल्यू होगी इस फोर्स की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? दोबारा समझना मेरी बात को। और एक बात बता दूं कि जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, मतलब बहुत सारे चार्जों के कारण, या बोल सकते हैं बंडल ऑफ चार्ज, इनके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि एक चार्ज के कारण हो, ठीक है, लेकिन एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है अपने चारों तरफ, तो इसी तरह से देखते हैं कि उसके पास में कोई क्यू नॉट का चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो, और उस पर जितना फोर्स लगेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको डिनोट किया जाता है बच्चों E से, ठीक है ना। किससे डिनोट किया जाता है? E से। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, या फिर इसको ये भी बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये टर्म ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्यू नॉट पर जितना फोर्स लगेगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक ध्यान रखना, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है दैट इज द सोर्स चार्ज, ठीक है ना बच्चों, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सोर्स चार्ज हो सकते हैं अपने, 1 2 3 4 5, लेकिन जैसे बोले कि मान लो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, बहुत सारे यहाँ 3 4 प्लस क्यू है अपने पास, और इनके कारण अपना अलग अलग जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अपने को तीनों का कैलकुलेट ना करने के बजाय हम पहले एक के लिए पूछा जाए कि एक का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए उसके पास प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दो और उसके कारण जितना फोर्स पर लग रहा है वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उसने जनरेट किया हुआ है उस पॉइंट पर। जैसे कि मान लो आपसे बोले कि किसी पॉइंट पर जैसे प्लस क्यू है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पर आप क्यू नॉट रख दो, इज दैट क्लियर। और क्यू नॉट पर जितना फोर्स लगेगा दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, इज दैट क्लियर। तो यहां से एक चीज समझना, जैसे मैं इसको रफ कर दूं एक बार, कि बहुत सारी चीजें हम यहां से डिस्कस करेंगे, तो समझ में आ गया सबको। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को कि क्या डेफिनेशन होती है इसकी। ये डेफिनेशन होती है किसी पॉइंट पे यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब देखिए यहां से अब नई चीज समझाता हूं फिर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते चलो हम इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, चार्ज के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पसीना आ जाते हैं। देखिए फिर भी चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ठीक है, तो चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो अपन डिफाइन करते हैं यहाँ से, और अपना ये फर्स्ट डेरिवेशन भी मानना और जो अपना फॉर्मूला आएगा उसको याद भी रखना है, उससे इंटीग्रेशन कर करके हम बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, मान लो अपने पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, इज दैट क्लियर, तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा, मान लो तुमसे बोला कि यहाँ से कोई आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है अपना ए, तो हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने बताया था कि यहां पर क्यू नॉट चार्ज रख दो, इज दैट क्लियर, यहां पर क्या रख दो, क्यू नॉट चार्ज। और क्यू नॉट क्या है, ये एक यूनिट चार्ज है, दैट इज द टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज, ठीक है ना, 1 कूलाम का, ठीक है, 1 कूलाम का चार्ज है। तो ये कितना फोर्स लगाएगा, इस पर रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जो ये रिपल्शन का फोर्स लगाएगा और कितना लगाएगा, आपको पता है F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इतना लगाएगा। ये देखो बच्चों ऐसे मान लो क्यू मैंने छोटे माने, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है ना। और आपको पता है क्यू नॉट क्या है, 1 कूलाम, तो वी कैन से इजीली कितना फोर्स लगा इस पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द प्लस क्यू के कारण जो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ, दैट इज द ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसको हम एक तरह से डिफाइन और करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी बुकों में डिफाइन किया गया है कि E इज इक्वल टू, जैसे वेक्टर में लिखना चाहो E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना, इस तरह भी बच्चों इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना, कि फोर्स अपॉन क्यू नॉट पे जितना फोर्स लग रहा है वो अपॉन क्यू नॉट, बात वही होगी बच्चों, ठीक है ना, एक तरह से वही यूनिट चार्ज मान लिया हमने क्यू नॉट को, ठीक है। जैसे कि निकालना चाहो इससे भी निकाल सकते हो कि ई एफ कितना है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और नीचे क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो ई की जो वैल्यू आई वो आई है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, इज दैट क्लियर। तो अपने को कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ये फॉर्मूला बच्चों याद भी रखना, ठीक है ना, कि किसी प्लस चार्ज हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे आर डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज द के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि इस फॉर्मूले से हम बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, रॉड का करेंगे, रिंग का करेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन होने आगे चल के, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। यदि आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे कि वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, इज दैट क्लियर। आर कैप को आप लिखना चाहो तो वेक्टर ई अपॉन के क्यू आर स्क्वायर
आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, और मॉड आर कितना होगा, आर क्यू लिख लूँ तो वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू और आर वेक्टर। इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में भी आपको डिफाइन करना है तो के क्यू अपॉन आर क्यू और वेक्टर के आर, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरी चीज मैं यहां से बताऊं बच्चों कि यदि यहां से देखें कि ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करता है। अब एक चीज और बताना भूल गया, यहां से ये भी समझ लो आप अच्छी तरह से, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण जो ये क्यू नॉट चार्ज रखा था, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी इसको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे यहां से आर डिस्टेंस है, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये थी ना, फोर्स की डायरेक्शन ये थी, तो हमेशा ध्यान रखना ये तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेना है, हमेशा टेस्ट चार्ज होता है जो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, ठीक है ना, और दैट इज द सोर्स चार्ज, ठीक है ना, सोर्स चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्यू नॉट को रखा है तो इसको फोर्स फील हो रहा है, दैट इज द टेस्ट चार्ज 1 कूलम, ठीक है, एक यूनिट में होता है, ठीक है। अब समझना कि इस पॉजिटिव के कारण जो इधर फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखने पर, जैसे ए पॉइंट था, इस पर हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो इस पॉइंट पर जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा ध्यान रखना। तो प्लस क्यू की डायरेक्शन, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज से यदि आप इन्फिनिटी तक जाओगे तो जो डायरेक्शन होगी किसकी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होगी इससे आउटवर्ड्स, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड्स। इज दैट क्लियर। जैसे मैं बात करूं किस तरह से बनाए अपन, जैसे मान लो प्लस क्यू है, ठीक है ना, तो प्लस क्यू के कारण इधर इधर इस तरह से ये एंड ये, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन होगी बच्चों, ये सब इन्फिनिटी तक जा रही हैं, ठीक है ना, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, हम पढ़ेंगे इसको इसके बाद में, ठीक है ना। अभी एक इतना समझो कि इस तरह से मान लो ये इन्फिनिटी तक जा रही है बच्चों, सारी की सारी इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना, और डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है ना, ये डायरेक्शन होती है इसकी। अब यदि कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसको भी देख लो, माइनस क्यू है मान लो, तो इसके कारण आर डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उस डिस्टेंस पर ए पॉइंट है मान लो, तो उस डिस्टेंस पे उस पॉइंट पे क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की इधर होगी। तो वी कैन से इजीली कि जो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इस तरह से बना लो इसको भी, ठीक है ना, जो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्स, ठीक है ना, इस तरह से होती है, ठीक है ना बच्चों, इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्स, ठीक है, ये डायरेक्शन इसकी होती है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। जैसे प्लस क्यू था तो रेडियली आउटवर्ड्स है, और माइनस के क्यू है तो रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है ना। अब बच्चों यहां से नेक्स्ट चीज बताऊं कि यदि ग्राफ बनाना चाहे ई और आर का, ठीक है बच्चों, समझना इस चीज को, ई और आर का यदि ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ई और आर का जब ग्राफ बनाओगे तो दैट इज द आर, वेक्टर लिखना चाहो वेक्टर, नहीं तो नॉर्मल लिख लो, दैट इज द ई। तो ग्राफ, एक बात बताओ फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर की क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वी कैन से इजीली कि E इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसका इस तरह से बनता है बच्चों, E 1 अपॉन आर स्क्वायर का। आपको याद हो तो मैंने कूलाम्स लॉ में फोर्स का और जो डिस्टेंस था, सेपरेशन था, उसका ग्राफ भी इस तरह से ही बनाया था, ठीक है ना। अब समझना एक चीज कि यहाँ से हम यूनिट निकालना चाहेंगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी कैन से इजीली डिफाइन दैट के की वैल्यू हमें नहीं पता फिलहाल, ये समझ लो कांस्टेंट मान लो, ठीक है ना। और जैसे कि आपको पता है के की, चलो लिख लेते हैं न्यूटन
मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। क्यू की क्या होती है, क्यू की होती है कूलाम, अपॉन आर की कितनी होती है, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। देखो कूलाम से एक कूलाम खत्म, मीटर स्क्वायर से एक मीटर स्क्वायर कर दो, तो कितनी आई वैल्यू, न्यूटन पर कूलाम। तो यूनिट ध्यान रखना हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, ऐसे बोला जाएगा कि 5 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, 6 न्यूटन पर कूलाम। इज दैट क्लियर? तो जो यूनिट होती है दैट इज द न्यूटन पर कूलाम। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का यही तरीका है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो वी कैन से बताओ। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं बच्चों यहाँ से कि यहाँ पर भी सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो होती है। जो मैंने कूलाम्स लॉ में सुपरपोजिशन थ्योरम बताई थी, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती थी हमसे, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती थी बच्चों, कि मान लो ये एक चार्ज की जगह इन्फिनिटी चार्ज है अपने पास। जैसे मान लो प्लस का Q1 है, प्लस का Q2 है, प्लस का Q3 है, प्लस का Q4 है। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास चार्ज है। मैं मान लूँ लास्ट में मान लो QN भी है, ठीक है। और किसी पॉइंट पर नेगेटिव भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे ये ए पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हमें कुछ नहीं करना। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि जैसे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर होगा E1, इसके कारण मैं मान लेता हूँ इधर की तरफ E2, इसके कारण मान लो ऊपर की तरफ मान लेता हूँ E3, इसके कारण मैं मान लेता हूँ E4, इसके कारण मैं मान लेता हूँ दैट इज En। इज दैट क्लियर? तो हमें करना क्या है, ई नेट निकालना है। तो आपको याद हो मैंने वहां भी बताया था आपको कि सबका वेक्टर सम कर दो, E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डैश En। इस तरह से आप सबका वेक्टर सम कर दो, तो वी कैन फाइंड इजीली द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द ऑल चार्जेस। इन सभी चार्जों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट ए पर, तो वी कैन फाइंड इजीली द वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डैश वेक्टर En। इज दैट क्लियर? दैट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। और इसका यूज हमने कूलाम्स लॉ में भी किया था कि वहां पर फोर्सों का वेक्टर सम था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, ठीक है। तो दैट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों क्या बात समझ में आई, एक बार रिवाइज करा देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको यूनिट बताई, कितनी यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलाम। यदि किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर आप क्या कर दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज जैसे ही रखोगे तो इजीली हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं, तो आप देखिए, ठीक है बच्चों। एक चीज याद रखना, यहां से हम बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, भूलना मत इस चीज को। इज द के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये जो क्यू है ना, ये सोर्स चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था। आर जो है वो सेपरेशन है किसका, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो और जहां पर वो चार्ज रखा हुआ उसके बीच में, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है ना किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है वो हमेशा आपको बताएगा नहीं, ठीक है ना। आपको हमेशा वो बताएगा ना उस चीज को, ठीक है। यहां से मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं, एक चीज नोटिस करना कि जैसे कि मान लो कोई अपने पास फोर्स की वैल्यू है, कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो ये प्लस क्यू था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मान लो ए पॉइंट पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। यहां से एक चीज समझना, मान लो यहां पर कोई आपने एक Q1 चार्ज रख दिया, ठीक है ना। एक क्या रख दिया, Q1 चार्ज रख दिया। ये Q1 बच्चों समझना
कि ये टेस्ट चार्ज नहीं रखा मैंने अब की बार। आपको ये चीज तो पता चल गई, पहले हमने सीख लिया इसको कि KQ/R² यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन मान लो यहाँ पर Q1 चार्ज रख दिया और आपसे पूछा कि बताओ कि, और ये हमें शो नहीं कर रखा, हमें ऐसे बोल दिया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है KQ/R², तो बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा। यदि Q1 चार्ज को वहां पे रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा, इसको Q1 से मल्टीप्लाई और कर दो। तो किसी एक चार्ज पर जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू बच्चों QEB होती है, ठीक है ना। कितनी होती है, QEB होती है। देखो आप समझो, ये E, ये Q1, मान लो यहाँ Q रखता मैं, कोई दूसरा Q रखता, जैसे ये Q1 के कारण होता, मैं यहाँ Q और रख देता, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जो फोर्स की वैल्यू होती है वो QE होती है, और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट इज द सेम डायरेक्शन किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो ये अच्छी छोटी सी बात थी, ठीक है। अब मैं चालू कर रहा हूँ न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज द, एक अपने पास एक्सिस है दो, दैट इज द x, और दैट इज ऑल्सो x डैश, दैट इज y, एंड दैट इज ऑल्सो y डैश, ठीक। अब यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है बच्चों +Q, और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है -Q, ठीक है। दो चार्ज यहां पर रखे हुए। अब इन चार्जों के कारण हमें यहां से y डिस्टेंस ऊपर, समझना, यहां से y डिस्टेंस ऊपर किसी पॉइंट A पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू द पॉजिटिव +Q एंड नेगेटिव +Q, नेगेटिव Q, ओके। तो इस +Q के मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला है, क्योंकि इस पॉइंट पर दो दो चार्जों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इसका भी होगा और एक इसका भी होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से बात करोगे, मैं इसको थोड़ा सा मिला देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये मिला दिया। अब यहाँ से इसके +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा रेडियली आउटवर्ड्स, इज दैट क्लियर। और जो नेगेटिव के कारण होगा वो होगा रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। मैं मान लेता हूँ दैट इज E1 एंड दैट इज E2, इज दैट क्लियर। मान लो इस +Q के कारण रेडियली आउटवर्ड्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है दैट इज द E1, एंड द -Q के कारण जो रेडियली इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ E2, इज दैट क्लियर। और नाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, एंड E1 E2 सेम होंगे या फिर अलग अलग होंगे, फिर उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो एक चीज नोटिस करना है यहाँ से कि ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, क्वेश्चन में दे रहा कि सेम है, ठीक है ना। ये A है और ये दैट इज ऑल्सो A, ठीक है। ये Y दे रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये A है और ये A है, ठीक है। अब मैं इसको एंगल मान लो थीटा मान लेता हूँ, तो वी कैन से आल्सो दैट इज थीटा। मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। क्यों होगा थीटा, दैट इज द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए दोनों, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये थीटा तो ये भी थीटा। अब मैं इसको इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये थीटा दैट इज ऑल्सो थीटा, इज दैट क्लियर। और ये थीटा है, तो आराम से हम निकाल लेंगे अब सारी कैलकुलेशन यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अपन पहले ये देख लेते हैं कि E1 और E2 की जो वैल्यू होगी दैट इज द सेम या नॉट सेम, ठीक है। सेम होगी या फिर नहीं होगी। तो E का फॉर्मूला आपको पता है KQ/R² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोटिस करें तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड देखना। अब यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव तो हमें डायरेक्शन को शो करते हैं और हमें पता चल चुका कि इस पॉजिटिव के कारण रेडियली आउटवर्ड्स होगी एंड नेगेटिव के कारण रेडियली इनवर्ड्स होगी, ठीक। अब समझने की कोशिश करना है यहाँ से कि जो ये E1 है दैट इज द KQ/R²। व्हाट इज द R सेपरेशन बिटवीन दैट पॉइंट, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिटवीन टू चार्ज, मतलब चार्ज के और उस पॉइंट के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। तो सेपरेशन, मुझे एक बात बताओ, ये सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक और ये सेपरेशन ये सेम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो सेम होंगे। तो R की वैल्यू तो सेम होनी है, Q भी सेम और E भी सेम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि दैट इज द वैल्यू ऑफ E1 इज इक्वल टू E2, और मैं मान लेता हूँ ये किसके इक्वल है, E के इक्वल है। सेम, दोनों सेम, ये E2 भी E हो गया
और ये E1 भी E हो गया। तो यहाँ से अब देखिए कि इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ करके देखो, इस E का, दैट इज द E cos थीटा, और नीचे की तरफ करोगे दैट इज द E sin थीटा। ठीक, अब एक चीज़ और देखना कि मान लो ये आपने थीटा डिफाइन कर दिया, तो ऐसे ही ऊपर वाले का आप कंपोनेंट करोगे तो ये थीटा है दैट इज 90 और 90 माइनस थीटा, इज दैट क्लियर? ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो वी कैन से इजीली वाई कि दैट इज द 90 माइनस थीटा। देखो अपोजिट एंगल हो गए, ये थीटा है, ये 90 हो गया इस ट्राइंगल में, तो दैट इज द 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो देखिए ये एंगल इसके अपोजिट है, तो दैट इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो वी कैन से इजीली दैट इज द थीटा। ठीक, और इस ई का कंपोनेंट इधर आएगा E cos थीटा, और इस ई का ऊपर की तरफ कंपोनेंट जाएगा E sin थीटा। इज दैट क्लियर? तो E sin थीटा से E sin थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वी कैन से इजीली कि दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट A टू E cos थीटा, दैट इज द E net। व्हाट इज द E net? 2E cos थीटा। ये अपना क्या है? अपना E net आया। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? किसी एक चार्ज के कारण आप E की वैल्यू निकाल लो, तो आज डिफाइन करते हैं और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, अपने पास ट्राइंगल दे रखा है, तो E net इज इक्वल टू 2E कितना है अपना E, आप सोचो यहाँ से कितना होगा, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, ये A है ये Y है, दैट इज द अंडर रूट के A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। वी कैन से इजीली, ठीक है, हम आराम से कह सकते हैं इस चीज को, इसकी कितनी होगी, मैं लिख देता हूँ इसको, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और अपने को E का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो वी कैन से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में R का स्क्वायर कर लो, तो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहे, व्हाट इज द कॉस थीटा, तो वी कैन डिफाइन इजीली दैट इज थीटा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा निकालोगे तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द बेस, और बेस है अपना A एंड हाइपोटेनियस कितना है अपना ये है। ठीक है, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ A अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वी कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन पॉइंट A 2KQA अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट कूलाम्स लॉ के, वहाँ पर इस तरह की एक इक्वेशन आई थी जो मैंने याद हो तो आपको जो 4th या 5th वीडियो थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था SHM वाला, जो वाई डायरेक्शन में जाएगा तो क्या मोशन होगा उसका, मैंने बताया था कि डिस्प्लेस कर दो तो क्या आएगा। फिर मैंने डिफाइन किया था लास्ट में कि मैक्सिमम कहाँ होगा मैंने, तो यहाँ पर मैक्सिमम का केस नहीं बन सकता बिकॉज यहाँ पर A आ चुका है। ठीक है ना, ये Y की टर्म में आता ना तो फिर हम उसको केस को देख सकते थे इजीली। ठीक है ना, अभी ये कोई ऐसा केस नहीं है। अपने से पूछा था कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, तो अपने डिफाइन कर दिया कि E net इज इक्वल टू 2KQA अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए जब तक मैं पसीना पहुँच लेता हूँ। कर लिया बच्चों, कर लिया? ठीक, चलो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ से आप समझने की कोशिश करना इस चीज़ को कि मुझे एक बात बताओ कि E मैक्सिमम कहाँ होगा। कोई आपसे पूछे E मैक्सिमम कहाँ होगा, बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ x की जगह, सॉरी बच्चों ये x नहीं था, दैट इज़ y, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है, दैट इज़ द y लिया था आपने, ठीक है, y था, तो ये भी y है, ठीक है, याद रखना, मैंने ये x मान लिया था बस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यदि मैं y की जगह 0 पुट कर दूं तो वी कैन से इजीली फाइंड द E net ऑन पॉइंट A, सॉरी फाइंड द E net पॉइंट ओरिजिन 2KQA अपॉन AQ, और A से कट जाएगा तो 2KQ अपॉन A स्क्वायर। तो याद रखना यहाँ पर जो ओरिजिन होता है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ द मैक्सिमम। ठीक है ना, y0 जब होगा दैट इज़ E मैक्सिमम होगा, और y यदि आप इन्फिनिटी कर देते हो तो आप करके देखिए, इन्फिनिटी का स्क्वायर डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन से कि जो E होगा y इन्फिनिटी पे दैट इज़ 0, तो इन्फिनिटी पर कितना हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 हो जाता है। और यदि आप यहाँ बात करोगे तो कितना आएगा,
ओरिजिन पे वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। अब देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं यहाँ से। बच्चों एक चीज ध्यान रख लेना, ये डेरिवेशन हमें आगे चल के करना है डाइपोल में, ठीक है। एक तरह से डाइपोल ही थे, ठीक है। अब मैं आगे समझाऊंगा, मैंने अभी क्वेश्चन की तरह किया है, लेकिन वहाँ डाइपोल में और अच्छी तरह से क्लियर कर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, तो जैसे ध्यान रखना कि एक अपने पास जैसे कोई वाई एक्सिस है, दैट इज़ द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अपना एक्स एक्सिस है और ये है अपना वाई एक्सिस, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ, दैट इज़ क्यू नॉट, एक चार्ज और है क्यू नॉट, एक चार्ज और है क्यू नॉट, इस तरह से इन्फिनिटी तक ये चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये पोजीशन है इसकी x इक्वल टू 1, दैट इज़ द x इक्वल टू 2, दैट इज़ द x इक्वल टू 4। इस तरह से 1 2 4 8 इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस पॉइंट पर, ओरिजिन जो पॉइंट है वो, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब समझने की कोशिश करना है यहाँ से कि हम देखें, मान लो कि इस पॉइंट का ये सारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो हम देखें यहाँ से कि इस प्लस क्यू नॉट के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, दैट इज़ द E1, ठीक। रेडियली आउटवर्ड्स होती है। इस प्लस क्यू नॉट के कारण जो होगी दैट इज़ द E2 इस डायरेक्शन में, उसके कारण मैं मान लेता हूँ दैट इज़ द E3, उसके कारण और मान लूँ तो E4, इस तरह से E इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमें ई नेट जो निकालना है, दैट इज़ द ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, इस तरह से आप इन्फिनिटी तक निकाल सकते हो। अब निकालना चाहे हम E1 की वैल्यू, व्हाट इज़ द E1, तो E1 है अपना के क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। E2 निकालें तो के क्यू नॉट, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू नॉट, E3 यहाँ से यहाँ पे कितना होगा, 4 का स्क्वायर, इस तरह से इन्फिनिटी तक। इज दैट क्लियर। नाउ वी कैन से ई नेट इज इक्वल टू के क्यू नॉट कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरह से ये चलेगा। तो ई नेट की वैल्यू हम निकालें तो के क्यू नॉट 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, इस तरह से इन्फिनिटी तक। इज दैट क्लियर। नाउ वी कैन से दैट इज द जीपी, ठीक है ना। ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका आर कितना, आपको पता होगा कि यदि इन्फिनिटी में कोई जीपी हो तो इनका जो सम होता है दैट इज द एस इज इक्वल टू A/1 माइनस आर, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो निकालना चाहे हम ई नेट की वैल्यू तो आराम से निकल सकती है यहाँ से, के क्यू नॉट ए कितना है 1/1 माइनस आर कितना है यहाँ पे 1/4, ठीक है ना। तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू नॉट, ये नीचे 3/4 हो जाएगा तो 4/3 हो गया ये। तो फाइनली जो ई नेट आया है अपना दैट इज द 4k क्यू नॉट अपॉन 3। क्लियर बच्चों, किसी को डाउट है यहाँ तक। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। आप यहाँ समझना, मान लो ये प्लस क्यू नॉट में अगला माइनस क्यू नॉट ले लूँ, फिर प्लस क्यू नॉट फिर माइनस ले लेता। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन को यदि चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो आप इस तरह से, प्लस क्यू नॉट फिर माइनस क्यू नॉट फिर प्लस क्यू नॉट फिर माइनस क्यू नॉट, इस तरह से आप लेते। तो यहाँ पे भी इस तरह से माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। लास्ट में माइनस प्लस हो जाता और जो आर आती वो आती माइनस के 1/4, ठीक है ना। आर की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 1/4 आती। आप करके देखना इस चीज़ को। और यहाँ पर प्लस 1/4 हो जाता 1/4, दैट इज द 5/4, ओके। और लास्ट में अपन और सॉल्यूशन निकाल देते, ठीक है। तो इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। यहाँ तक कर लिया बच्चों, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ इस तरह के। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है दैट इज द
अपने पास कोई एक पॉलीगन टाइप के करा देता हूँ 2-3, ठीक है ना, उसमें क्या आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, ज़्यादा नहीं कराने मुझे अब, क्यों कूलाम्स लॉ में काफ़ी से एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को किस तरह से हमें निकालना है, ठीक है ना, वही चीज़ करा रहा हूँ बस। कि मान लो ये अपने पास रेक्टेंगुलर है, दैट इज द स्क्वायर मानो, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर मानो, ठीक है, तो दैट इज द प्लस क्यू, दैट इज ऑल्सो प्लस क्यू, या चार्ज रखे हुए वर्टेक्स पे प्लस क्यू और प्लस क्यू, और दैट इज द सेंटर, या फिर आप कह सकते हो कि जो स्क्वायर के डायगोनल जिस पॉइंट पर कट करे वो पॉइंट है, ठीक है ना, जहां पर ये डायगोनल कट करे एक दूसरे को। तो क्वेश्चन क्या है अपना, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही आंसर है कि फाइंड द ई नेट एट पॉइंट ओ। आपको मैंने कूलाम्स लॉ में डिफाइन किया था इस चीज को कि इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखो इस प्लस क्यू के कारण इधर की तरफ ई नेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इस प्लस क्यू कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर होगी, और इस फील्ड के इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है ना, इस तरह से डायरेक्शन होंगी। और एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है सबका, और जो ये डिस्टेंस है ये वाली सेपरेशन जो है इसका उस पॉइंट से, तो वो भी सबका सेम है। तो के क्यू अपन आर स्क्वायर में और क्या सेम चाहिए, यही तो चाहिए, सेपरेशन बीच का सेम हो, आर सेम हो जाए और चार्ज सेम हो जाए। तो वी कैन से इजीली दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ है, उतना यहाँ पे और उतना यहाँ पे, इसके कारण जितना होगा उसके कारण उतना होगा बराबर, जिसके कारण इसके कारण जितना होगा यहाँ पे इधर की डायरेक्शन में और इसके कारण उतना ही इस डायरेक्शन में होगा। तो वी कैन से इजीली कि ई नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही एफ नेट निकाला था, याद हो तो कूलाम्स लॉ में, ठीक है ना, पॉलीगन टाइप के काफी न्यूमेरिकल्स कराएं, जिस पे नहीं आते जाइए और थर्ड वीडियो है उसमें देखिए आप कूलाम्स लॉ के पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल आप डाल लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाके देखिए, वहां से सॉल्व इसको कर लीजिए, काफी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मान लो बच्चों कोई एन पॉलीगन होता, मैंने ये समझाया अभी वहां पे, फिर भी एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपने पास कोई एन पॉलीगन होता, जैसे कि मान लो कोई हेक्सागोन है, ठीक है ना, रेगुलर हेक्सागोन, इज दैट क्लियर, रेगुलर हेक्सागोन, ये साइड जो है ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, इज दैट क्लियर। नाउ वी कैन से कि जो एवरी वर्टेक्स है इसका, जितने भी वर्टेक्स हैं ये सारे, तो यहाँ पर एक प्लस क्यू यहाँ पर है, प्लस क्यू ही यहाँ पर है, प्लस क्यू ही यहाँ पर है, प्लस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर, ठीक। अब बोले कि सेंटर पर क्या निकालना है हमें, सेंटर पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक बात बताओ, वही कहानी हो गई स्क्वायर की तरफ, तो वही मैं आपको फील दिलाना चाह रहा हूं कि कितने भी पॉलीगन हो, हेक्सागन हो चाहे पेंटागन हो चाहे कोई सा भी हो, ठीक है ना, ऑक्टागन हो, किसी भी तरह का हो, रेगुलर होना चाहिए और चार्ज सब पर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर होगा तो इसके कारण इसके अपोजिट होगा, इसके कारण इधर होगा तो इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा तो इसके कारण इधर होगा, तो ये सब क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वी कैन से इजीली कि ई नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि इस प्लस क्यू को हटा दो, मतलब 5 वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स है, उन पे तो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, लेकिन जो एक वर्टेक्स है उस पर चार्ज नहीं है, तो बताओ अब इसके सेंटर पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब तो मैं कुछ नहीं करना है, अब ऐसा मत करने लग जाना कि इसके कारण निकालो, इसके कारण इसके, और फिर सबको वेक्टर निकाल के और सबको फिर ऐड करते डोलो, ठीक है ना, इस तरह से नहीं करना। एक बात बताओ कि इसके कारण तो अभी भी क्रॉस होंगे, इसके कारण तो अभी भी क्रॉस होंगे, बचा किसके कारण, इसके कारण क्रॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला अब चार्ज हमने हटा दिया, इज दैट क्लियर। तो सामने वाला चार्ज हटा दिया है, तो एक बात बताओ, इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिस डायरेक्शन में होगा दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉलीगन, इस पॉलीगन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही तो होगा, जैसे कि इनके कारण गया, बचा किसके कारण, इसके कारण जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मत निकालो, इसके कारण निकाल दो, ये डिस्टेंस मान के, इसके कारण आप आराम से निकाल दो। इज दैट क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इसके बाद समझ में आ गया, ये मैंने और अच्छा एक्सप्लेन किया है कूलाम्स लॉ में, फोर्स के एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। तो आप थर्ड वीडियो देखिए, वहां आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि अपने पास इस तरह से एक रिंग है,
ठीक है ना। अभी बच्चों सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम न्यूमेरिकल्स के बाद में फिर डेरिवेशंस करेंगे, डेरिवेशंस बहुत सारे डेरिवेशन करने अपने को, ठीक है। तो इस तरह से एक प्लस प्लस जो चार्ज है यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है सब जगह, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। इज दैट क्लियर। जैसे मान लो यहाँ बात करें तो सब जगह चार्ज और टोटल चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। और इस पॉइंट पर हमें ई नेट निकालना है, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। फाइंड द ई नेट ऑन पॉइंट ओ। तो बच्चों यहां से तो पूछने वाली बात ही नहीं है। एक बात बताओ कि ये भी एक इन्फिनिटी का पॉलीगन है कि नहीं है, इन्फिनिटी साइड्स का पॉलीगन है कि नहीं है, बताओ। पॉलीगन ही तो होता है, रिंग एक पॉलीगन ही तो होती है जिसमें इन्फिनिटी साइड्स होती हैं, ठीक है। इन्फिनिटी साइड्स होती है, उसी तरीके का पॉलीगन होता है। तो वी कैन से इजीली कि आपको अभी क्लियर किया था कि एन पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज द जीरो। तो वी कैन से इजीली कि यहाँ पर भी कितना होगा, जीरो होगा। नहीं समझ में आया तो कान यहाँ से समझ लो, एक छोटा सा एलिमेंट लो, मान लो यहाँ पे डीएल। इज दैट क्लियर। तो इस डीएल के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पॉजिटिव डी क्यू मान ले, इस पे चार्ज मान लेता हूँ, तो वो इधर होगा कि नहीं होगा। तो इसके जस्ट अपोजिट एक यहाँ एलिमेंट ले लो डीएल का, तो इसके कारण जो इधर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बात करें यहाँ ले लो आप, तो यहाँ के कारण इधर होगा कि नहीं होगा, यहाँ ले लोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो इस तरह से सारे एलिमेंटों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा, ठीक है ना, सेंटर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये नहीं था, क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि मैं इस रिंग में से, दोबारा बना देता हूँ, कि इस रिंग में से जो ये रिंग बन रही है, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है उसका। ये जो रिंग बन रही है बच्चों, तो इस रिंग पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली बटा हुआ, दैट इज द प्लस क्यू। अब क्वेश्चन क्या है मेरा कि यहां से मैंने ये डीएल हटा लिया है, दैट इज द डीएल एलिमेंट। ये डीएल एलिमेंट क्या कर लिया मैंने, हटा लिया। इस तरह का जो डीएल एलिमेंट था ये, ठीक है, इस तरह का, ये मैंने क्या कर लिया, यहां से हटा लिया, जिसपे डी क्यू चार्ज मान लेता हूं मैं, कितना, डी क्यू चार्ज मान लेता हूं। ये एलिमेंट इस रिंग में नहीं है, बाकी पूरी रिंग बनी हुई है, और ये एलिमेंट यहां से गायब है रिंग में, ठीक है ना। तो अब तुमसे पूछे कि फाइंड द ई नेट ऑन पॉइंट ओ। अब इस ओ पॉइंट पर हमें क्या निकालना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इज दैट क्लियर। तो हमें कैसे डिफाइन करना है, देखो ऐसे मत करने लग जाना कि इसका डेरिवेशन कर दो और डेरिवेशन के बाद इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला निकालो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मैंने बताया था ना कि एन टाइप पॉलीगन में कि एक वर्टेक्स पे से आप चार्ज हटा दो तो क्या करना है, उसके अपोजिट वर्टेक्स पे जितना चार्ज है उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज द कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो आप क्लियर कर सकते हो यहाँ से कि एक बात बताओ, इसके कारण जो एलिमेंट कर, इसके कारण तो आपस में कट हो जाएंगे, बाकी सबके कट हो जाएंगे, लेकिन इस एलिमेंट के जस्ट अपोजिट जो एलिमेंट होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर, तो वो कट नहीं होगा। तो जिस उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू आप निकाल दो, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं एक बार इसको। तो यहाँ बात करें हम कि इसके कारण यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। डीएल चार्ज है, सॉरी डीएल लेंथ का है और डीक्यू इस पे चार्ज। अब नोटिस करके देखिए यहाँ से कि फॉर्मूला कितना हो, ई कितना होता है, ये करते हैं हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर इसकी रेडियस है मान लो इसको भी, ठीक है। तो ई के कितना है बच्चों, के तो के ही रहेगा, ठीक है। क्यू कितना है, मैंने डी क्यू माना है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द डी क्यू, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस रिंग पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो 2 पाई आर डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस की, उस 2 पाई आर पर चार्ज है Q, तो वी कैन सी इजीली कि 1 यूनिट में कितना होगा, Q अपॉन 2 पाई आर। और यदि बात करें हम DL लेंथ में कितना होगा, तो Q अपॉन 2 पाई आर इंटू DL, दैट इज द वैल्यू ऑफ DQ। इज दैट क्लियर। पूरे सरकमफ्रेंस पर जो चार्ज बटा हुआ है दैट इज द Q। इज दैट क्लियर। और वी कैन से कि 1 पर कितना होगा, 1 यूनिट पे कितना होगा, Q अपॉन 2 पाई आर। और फाइनली जो DL लेंथ है सामने वाली, इस DL लेंथ पर कितना होगा, Q अपॉन 2 पाई आर इंटू DL। और इसको हम DQ कह सकते हैं, कितना चार्ज है इस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से
कि डी क्यू की वैल्यू निकालें, दैट इज द ई इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द डी क्यू, ये लिख लीजिए आप, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल। आर से आर क्यू हो गया, तो के क्यू अपॉन 2 पाई आर क्यू इंटू डी एल। इज दैट क्लियर? दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ओ। इस डी एल के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज द के क्यू अपॉन 2 पाई आर क्यू इंटू डी एल। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। फिर कर लिया बच्चों? कर लिया? मैं रफ कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट, जो मैंने आपको याद हो तो कूलाम्स लॉ में जब मैं पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल करा रहा था तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, तो मैंने आपको बोला था इसको आप करना और कमेंट में मुझे बताना। उसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में करा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर था 5। ये अपने पास इस तरह से कोई ट्राइंगल है, यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज द +2q, यहाँ पर है वो है +q और यहाँ पर है +q, ठीक। और दैट इज द इक्विलेटर ट्राइंगल, दैट इज द साइड इज a, ये भी a है और दैट इज ऑल्सो a। ये अपना क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी साइड कितनी है? a। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसका जो सेंट्रॉइड है, तो उस सेंट्रॉइड को मैं पॉइंट ओ मान लेता हूं कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो अब समझना मेरी बात को, ऐसा मत करने लग जाना कि इस +q के कारण निकालो, इस +q के कारण निकालो, इस +2q के कारण निकालो, ठीक है ना। ये मत करने लग जाना, ठीक है ना, क्योंकि ये कर तो दोगे कोई दिक्कत नहीं है, वही लंबा सॉल्यूशन करो, क्या मतलब उसको। मैं एक थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ, हमें यूज करना है ट्रिक का बच्चों। एक IIT जी, IIT मेन, एडवांस जो भी एग्जाम है, नीट है, ये हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमें टाइम बचाना है, अपना टाइम सेव करना है, ठीक है। तो उसको सेव करने के लिए हमें ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है। सोचने की क्षमता हमारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो समझना इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ये +q है, ये +q है, +2q है। इज दैट क्लियर? नाउ वी कैन से ये +2q जो है इसको मैं लिख सकता हूँ q+q। क्लियर? ये क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से? q+q लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर एक +q और दूसरा भी +q, तो +q और +q, एक ट्राइंगल जो इक्विलेटर ट्राइंगल है उस पर तीनों वर्टेक्स पर +q चार्ज रखे हुए हैं, तो सेंट्रॉइड पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज द 0। इज दैट क्लियर? ये भी तो एक पॉलीगन है, ये भी तो ट्राइंगल एक पॉलीगन ही तो है। स्क्वायर लिया था या ट्राइंगल लिया, इक्विलेटर ट्राइंगल है, वहाँ स्क्वायर था, रेगुलर पॉलीगन ही तो है ये भी। तो यहाँ वी कैन से इजीली, और मेरे चार्ज सेम हो तभी उसके सेंट्रॉइड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये मैंने बताया। तो देखो साइड सेम है, रेगुलर पॉलीगन कैसे बोलते हैं, इससे कोई तो बोलते हैं, ठीक है। तो इस +q को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि इसमें जो सोचिए कि +q लगा हुआ है, तो एक +q कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है सेंट्रॉइड पे दैट इज द 0। इज दैट क्लियर? नाउ वी कैन से कि जो +q है, अब जो बचा हुआ है उस +q के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पूरे ट्राइंगल पे जो वर्टेक्स पे जितने भी चार्ज रखे हुए हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही तो होगा। नहीं होगा क्या बताओ? तो इस तरह से हमें सोचना है इन चीज़ों को। जैसे मैं मान लो कि +q रखा हुआ है, तो +q के कारण अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है किस डायरेक्शन में होगा? रेडियली आउटवर्ड्स, नीचे की तरफ होगा। कितना होगा? ये जो डिस्टेंस है कितनी होती है बताओगे मुझे जरा? ये डिस्टेंस होती है सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की a/√3। इज दैट क्लियर? नाउ वी कैन से जो ये पॉइंट है और ये डिस्टेंस है दैट इज a/√3, तो अपन निकाल सकते हैं कि जो e आएगा दैट इज द kq/r²। तो e k कितना है? k है ये, q है ये, r² कितना होगा? a/√3। a/√3 का स्क्वायर करोगे तो a² और ये 3। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके कारण? इन तीनों चार्जों के कारण, क्योंकि +q+q+2q, उसको मैंने q+q में डिवाइड कर लिया। वहाँ भी मैंने आपको कूलाम्स लॉ में क्वेश्चन दिया था करने के लिए, और मैंने बोला था कि ट्रिक से करना है, और मैंने बोला था कि q+q इसको
मान लेना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। इज दैट क्लियर? तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए वो कितना होता है, मैंने आपको बताया KQ/r²। किस तरह से निकालते हैं वो भी मैंने क्लियर किया। व्हाट इज द टेस्ट चार्ज, ये भी मैंने आपको बताया। व्हाट इज द सोर्स चार्ज, ये भी मैंने आपको क्लियर किया। तो अब कुछ टर्म है उनको आप सीख लीजिए, उस टर्म को ही मैं आज सिखाऊंगा। उसके बाद में फिर आगे हम जो डेरिवेशन करेंगे, फर्स्ट डेरिवेशन था अपना KQ/r² का, किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस दूर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फाइंड करना, दैट इज द KQ/r²। ठीक है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा वो भी और भी आएंगे। अभी KQ/r² को इसको इंटीग्रेट करते हुए काफ़ी सारे डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट जिससे इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दें और डेरिवेशन आगे के चालू कर दें। ठीक है ना, तो टर्मिनोलॉजी मुझे नेक्स्ट वीडियो में नहीं बतानी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप इसको सीख लीजिए। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है और इसमें 11th में भी आपने पढ़ी थी, याद हो तो आपको, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है ना, दैट इज द लैम्डा। सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा तो वहाँ जो डेरिवेशन किए होंगे वहाँ पर लैम्डा का यूज किया होगा। दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी। कहने का मतलब ये मास पर यूनिट लेंथ। यदि कोई चार्ज, यहाँ का समझा रहा हूँ मैं, कि कोई चार्ज है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, समझना दोबारा से, जो कोई चार्ज है लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और लेंथ पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यदि मान लो कोई रिंग है इस तरह से, इज दैट क्लियर? रिंग बता रहा हूँ, केवल सिंपल रिंग। ठीक है, तो रिंग के देखो हर पॉइंट पर, या जो सरफेस है इसका बाहर की तरफ, सरफेस का कहने का मतलब जो बाहर का जो सरकमफरेंस है, तो सब पर मान लो चार्ज जैसे +Q टोटल है, और ये +Q बराबर बराबर सिमेट्री में है, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है इस पर। ठीक है, तो यहाँ से हम टर्म डिवाइड करते हैं एक लैम्डा, दैट इज द dQ/dx। ठीक है ना, व्हाट इज द लैम्डा, दैट इज द dQ/dx। ठीक है, dQ मीन्स, मान लो मैं मान लेता हूँ कि इस पर टोटल चार्ज है अपना dQ। जैसे कि मान लो ये रॉड है, इस पर टोटल चार्ज मैं मान लेता हूँ dQ है, और जो ये लेंथ है ये दैट इज द dx। तो कह सकते हैं हम dQ/dx। इज दैट क्लियर? दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको ये भी बोला जाता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको भी नोट कर लेना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई रॉड है जैसे 5 मीटर की है, तो 1 मीटर पर कितना चार्ज है, समझ लो 5 मीटर पर मान लो 10 कूलाम चार्ज है, तो 1 मीटर पर कितना है, 2 कूलाम है। यदि सिमेट्री है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि सेम है, ठीक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्मली है, तो वी कैन से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट इज द लैम्डा इज इक्वल टू 2, बिकॉज 10 सेंटीमीटर पर टोटल चार्ज और टोटल लेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 10/5 अपन लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी होगी 2 होगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद में सेकंड जो टर्म आती है दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी? ठीक, तो समझना इस चीज को, जैसे कि अपने पास कोई एक डिस्क है, समझ रहे हो बात को, अपने पास क्या है, एक डिस्क है, दैट इज द डिस्क। ठीक है, मान लो जैसे कि कोई एक हॉलो स्फीयर है, समझना, सॉलिड स्फीयर मत लेना, दैट इज अ वॉल्यूम। उसका जो चार्ज होता है वो अंदर होता है, यहाँ पर चार्ज अंदर नहीं होता, यहाँ पर केवल सरफेस पे। हॉलो स्फीयर क्या होता है, अंदर कुछ नहीं है, मटेरियल बाहर ही बाहर है सरफेस पे, तो सरफेस पे चार्ज होता है, दैट इज द हॉलो। इज दैट क्लियर? हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर की बात करें तो दैट इज द +Q 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 +Q, इस तरह से टोटल प्लस 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 यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस के अलाउंग क्या है, बटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टर्म होती है दैट इज द सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि क्या बोलेंगे इसको, कि एरिया में बटा हुआ है, सरफेस एरिया में बटा हुआ चार्ज, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। ठीक है ना, तो क्या होती है सिग्मा की वैल्यू, वो होती है अपनी dQ/dA।
सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। डी क्यू क्या है, जैसे इस डिस्क पर टोटल चार्ज में मान लेता हूँ डी क्यू, और इसका एरिया टोटल मान लेता हूँ डी ए, दैट इज द डी क्यू अपॉन डी ए, दैट इज द सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इज दैट क्लियर? नाउ वी कैन से दैट ऑल्सो हॉलो स्फीयर, इसका जो चार्ज है वो भी बाहर बाहर बटा हुआ है, तो इजीली मैं कह सकता हूँ कि डी क्यू अपॉन डी ए दैट इज द सिग्मा। इज दैट क्लियर? इसके बाद समझना थर्ड जो टर्म होती है दैट इज द होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? तो यहां से हम कह सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं। जैसे सॉलिड स्फीयर है, समझ रहे हो बात को, क्या है सॉलिड स्फीयर, जैसे उसके अंदर ही तो चार्ज मिलेगा आपको सॉलिड स्फीयर के अंदर। ठीक है ना, जैसे मैं मान लूँ सॉलिड कॉन है, क्या है बच्चों सॉलिड कॉन है, इस तरह से अंदर सॉलिड कॉन है पूरा। ठीक है ना, चार्ज उस कॉन अंदर पूरा डिवाइडेशन हो रहा है उसका। ठीक है, सॉलिड कॉन बोल सकते हो इसको। ठीक है ना, और दैट इज द सॉलिड स्फीयर। इज दैट क्लियर? इस तरह से है। तो यहां अपन डिफाइन करते हैं रो क्या होता है, कि यहां पर जो चार्ज है वो वॉल्यूम के हिसाब से बटा हुआ है। ठीक है ना, वॉल्यूम के हिसाब से, तो रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द डी क्यू? डी क्यू है अपना सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज है टोटल, जो यूनिफॉर्मली बटा हुआ, ये ध्यान रखना यूनिफॉर्मली बटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द डीवी? डीवी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, डीवी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड कॉन, एंड डी क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सॉलिड कॉन। इज दैट क्लियर? दैट इज द रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिफाइन करते हैं हम डी क्यू बाई डी वी। तो ये तीन अपनी टर्मिनोलॉजी है, इनको याद रखना क्योंकि डेरिवेशन में बहुत काम आने वाली है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा। जैसे आपने याद हो तो सेंटर ऑफ मास के जब डेरिवेशन किए थे तो वहां पे काम आया था लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, वहां भी हमने तीनों टर्म यूज की थी, क्या, लैम्डा, सिग्मा और रो। इज दैट क्लियर? तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कर लिया बच्चों यहाँ तक नोट? ठीक है, अब मेरी एक बात समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आज मैंने इंट्रोडक्शन कराया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज बताया, उसके फॉर्मूले बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, किस पॉइंट पर कितना होता है। ठीक है, आर डिस्टेंस पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ऐसा यूनिट मैंने आपको बताई थी, न्यूटन पर कूलाम, याद रखना है इसको। ठीक है, और के और ये सारी चीज़ें आप जानते हो, मैंने कूलाम्स लॉ में इसको डिफाइन कर दिया। कुछ उसके न्यूमेरिकल्स कराए थे, उससे रिलेटेड कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे। अब एक चीज़ ध्यान रखो, लास्ट में मैंने जो टर्मिनोलॉजी बताई है इसको भी याद रखना, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे और कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज जो होती है ना, यूनिफॉर्मली जिसमें चार्ज बटा हुआ होता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी होगा ना, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे उस केस को। ठीक है, अभी यूनिफॉर्मली के मैंने कुछ टर्म बताए थे, नॉन यूनिफॉर्म का भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो रॉड के लिए हुआ, स्पेयर्स के लिए हुआ। ठीक है, स्पेयर्स का चलो गॉस लॉ में करेंगे क्योंकि स्पेयर्स का वहाँ से होता है गॉस लॉ से, यहाँ से उसका डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ से नहीं करेंगे, वहाँ से करेंगे हम। ठीक है ना, तो जैसे कि रॉड है, इनफाइनाइट रॉड मान लो, एक रिंग है, दैट इज द रिंग के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यदि हाँ सेमी सर्कल रिंग है। ठीक है ना, इस तरह से काफ़ी सारे डेरिवेशन हमें करने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी चालू ही हुआ है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, अपने नोट्स खुद को बनाने, मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि अपने नोट्स खुद को बनाने, खुद के नोट्स बनाओगे, खुद के हाथ से लिखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है आपकी। आप अपने नोट्स बनाइए, मेरे हिसाब से चलिए, मेरी डेली वीडियो देखिए, डेली 9 बजे मैं अपडेट करता हूँ वीडियो 9 से 10। अब टाइम फिक्स कर लीजिए, 9 से 10 हमें वीडियो देखनी और नोट्स बनाना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बच्चों अच्छी तरह से? ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।